हेलो एवरीवन, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। आप लोगों का हमारे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, जो क्लास 9 की नंबर सिस्टम पे डिस्कस कर रहा है। हम लोग ऑलरेडी 4 पार्ट्स इसके देख चुके हैं, जिसमें हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है। मैंने आपको 3-4 इर्रेशनल नंबर को प्लॉट करके नंबर लाइन पे दिखाया है। अब मुझे यकीन है, उम्मीद भी है कि अब आप लोगों को इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आ रही होगी। आज एक लास्ट क्वेश्चन उसको करते, इर्रेशनल नंबर का नंबर लाइन पे प्लॉट करने का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिसका नाम होगा रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। लेकिन फिलहाल वहाँ पर जाने से पहले हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन इर्रेशनल नंबर का देख लेते हैं। हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि हमको रूट 11 नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। मैं जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि इर्रेशनल नंबर को प्लॉट कैसे करते हैं। हमको ये देखना है कि हमको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। दूसरी चीज़ हमें ये देखना है कि जिस नंबर को हमको प्लॉट करना है उसके पास कोई परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तीसरी चीज़ ये देखना है कि जिस नंबर को हम प्लॉट करने जा रहे हैं उसको प्लॉट करने के लिए क्या पहले से भी कोई नंबर प्लॉट होना ज़रूरी है। और चौथी चीज़, हमें परपेंडिकुलर को हमेशा 1 लेना है। इतनी चीज़ें बेसिक्स हैं, इतनी चीज़ें एक तरह से समझ लीजिए कि मेथड ऑफ ड्राइंग इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन्स है। जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि रूट 11 को कैसे प्लॉट करेंगे। अब रूट 11 को अगर हमें प्लॉट करना है तो इसके पास का परफेक्ट नंबर क्या होगा? 9 होगा। लेकिन हम लोग क्या 9 से 11 प्लॉट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या प्लॉट होगा? रूट 10। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 11 को प्लॉट करने के लिए नंबर लाइन पे हमको रूट 10 पहले पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले रूट 10 को प्लॉट करेंगे। रूट 10 टू बी प्लॉटेड फर्स्ट। हाउ? देखिए अब इसमें क्या करना है हम लोग को। अब हमारा क्वेश्चन तो रूट 11 का है, लेकिन हमको रूट 11 को प्लॉट करने के लिए रूट 10 हमको पता होना चाहिए। तो अगर हमको रूट 10 प्लॉट करना है तो अब हमें ये देखना है कि रूट 10 के पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। वो है 9। कौन है? 9। जैसे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने क्या कहा? परपेंडिकुलर को हमेशा 1 लेना है और बेस को क्या लेना है? जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर के पास हो। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 9 यानी 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो ये किसकी वैल्यू आई? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर की। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर की वैल्यू आई 10। तो हाइपोटेन्यूस कितना हुआ? हाइपोटेन्यूस हुआ हमारा रूट 10। तो हमने इस एनालिटिकल मेथड से क्या कंक्लूड किया कि रूट 10 को अगर हमें प्लॉट करना है तो हमको परपेंडिकुलर लेना है 1, जो कि हम जानते हैं और पहले क्वेश्चन से ही हम लोग परपेंडिकुलर 1 लेते चले आ रहे हैं। और बेस लेना है 3। क्या लेना है? 3। चलिए अब इसको नंबर लाइन पे एक बार प्लॉट करते हैं। ये नंबर लाइन हो गई हमारी। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया 0, फिर 1, ये 2, ये 3, ये 4। जब नंबर लाइन हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो हम लोग को इसकी जो बीच की जो गैप है सब नंबर के, उस पर ध्यान देना है। अगर वो हम लोग आगे पीछे कर देंगे तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, हम लोग के नंबर्स कट सकते हैं उसमें। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग जो मेज़र कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए और इक्वल गैप पे होना चाहिए। तो अब रूट 10 प्लॉट करना है तो इसका क्या मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर तो 1 होना चाहिए लेकिन बेस होना चाहिए 3। तो 3 तक हम लोग ने बेस बना दिया। 3 तक क्या किया? हम लोगों ने बेस बना दिया। ये कितनी वैल्यू हो गई? 3 हो गई। फिर परपेंडिकुलर 1 यूनिट पर हम लोगों ने यहाँ से 90 डिग्री बना दिया। अभी तक मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बताया है कि कैसे पेंसिल से या पेन से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। अगर बाई चांस हम लोग को कंपास से ड्रॉ करना हो तो क्या होगा? तो क्या करना है हम लोग को? जैसे 3 तक जाना है, हम लोगों ने ये बेस 3 ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? कंपास रखेंगे और यहाँ से एक छोटी सी डिस्टेंस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ से रख के एक आर्क मारेंगे, ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। फिर यहाँ पे रख के एक आर्क और मारेंगे, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री।
सॉरी, पहले हो जाएगा 30 डिग्री, फिर हो जाएगा, एक मिनट, पहले हम लोगों ने जब इसको ड्रॉ किया तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 120 डिग्री। अब क्या करना है हम लोगों को, 90 डिग्री जाना है, तो फिर अब यहाँ से लेके एक आर्क यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे कंपास रखे एक आर्क यहाँ लगाएंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जब इन लोगों को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया तो ये कितनी यूनिट, ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर हमने लंबा बना दिया, लेकिन हमें लंबा नहीं बनाना है, हमको बड़ा नहीं बनाना है, हमको सिर्फ 1 यूनिट का बनाना है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे कहीं 1 यूनिट आएगी। अब क्या करें, बेस हमको पता है, परपेंडिकुलर हमको पता है, तो हाइपोटेन्यूज के लिए उसको जोड़ दिया जाए। जब इसको हम लोगों ने जोड़ दिया तो ये जो वैल्यू आई, जो ये हाइपोटेन्यूज आया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √10। कैसे आएगा, हम लोग एनालिटिक प्रूफ भी कर चुके हैं और नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर दिया। लेकिन ये तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई, हमको इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। फिर क्या करेंगे, हम लोग कंपास लेंगे, यहाँ से यहाँ तक रखेंगे और फिर उसको नंबर लाइन पे आर्क मार देंगे। कैसे मार देंगे, यहाँ पे हम लोगों ने रखा कंपास और फिर ऐसे धीरे 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 करते हुए यहाँ पे हम लोगों ने आर्क बना दिया। तो ये जो डिस्टेंस हुई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी हुई, √10, कितनी हुई, √10। अब क्या करना है हमको, फिर हमारा क्वेश्चन तो √11 का था, लेकिन हम कर रहे हैं √10। पूछा तो हम लोग से √11 गया है, लेकिन हम लोगों ने बनाया है √10। क्यों, क्योंकि √11 को बनाने के लिए √10 का पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने पहले √10 को बनाया। अब हम लोग पिछले 2 क्लास से देखते चले आ रहे हैं कि अब हमको क्या करना पड़ेगा √11 के लिए। यहाँ से इसको नाम हम फिर से दे रहे हैं सी पॉइंट से फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। चाहे आप कंपास से कर दीजिए, चाहे प्रोटेक्टर से कर दीजिए, जो आपको सही लगे, 1 यूनिट का। फिर उसको क्या करना है, हमको ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, मान लीजिए D, तो ये कितना आ जाएगा, √11। अब कोई कहे कि इसको ट्राइंगल को लेके प्रूफ करिए कि ये √11 होगा, तो वो भी मैं करके अभी बता दे रहा हूँ। लेकिन अभी फिलहाल ये तो हवा में हुआ, ये तो हमारी नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ हुआ, लेकिन हमको इसको कहाँ करना है ड्रॉ, नंबर लाइन पे। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, फिर इसको धीरे 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 करके नीचे नंबर लाइन पे उतार देंगे। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, √11। कितना हो जाएगा, √11। चलिए अब देखते हैं हम लोग ट्राइंगल OCD। हम लोगों ने बना लिया अलग से ट्राइंगल ACD। ये हमारा है √10, ये है हमारा 1। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ये लगाया हुआ है। जब ये इस पर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, √10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 10, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। एक लाइन में 2 बार इक्वल टू नहीं लगता है। फिर ये कितना हो जाएगा, 11 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, फिर √11 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब सही है, हम लोगों ने ग्राफिकली भी देख लिया और एनालिटिकली भी देख लिया। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर तरह के नंबर हम लोगों ने प्लॉट करके देख लिए हैं। कैसे नंबर, कि अगर डायरेक्ट बनाना हो, जैसे √5 को बनाना है, तो उसके लिए पहले कोई नंबर लाइन में प्लॉट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर √11 को प्लॉट करना है तो हमें यह देखना है कि √10 पहले से प्लॉट होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस, डेसिमल एक्सपेंशंस। रियल नंबर, ये अभी तक जितने भी टॉपिक थे थोड़े बोरिंग भी थे और थ्योरेटिकल भी थे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल थे। इनसे आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। जब कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो हमें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हमारा कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। टॉपिक है हमारा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। मतलब कि अब हमारे पास रियल नंबर होगा और अब हमें ये चेक करना। अभी तक मैंने आपको जब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर बताया तो उसमें मैंने एक डिफरेंशियल सिर्फ आप लोग को अभी तक बताई थी कि
रैशनल नंबर वो होते हैं जिन नंबर को हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहां p और q इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। और इर्रेशनल नंबर के बारे में ये बताया कि जो नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इर्रेशनल नंबर, जैसे √2, √3, पाई। तो उसी का अब यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन होने वाला है कि किसको अब रैशनल नंबर कहते हैं, किसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे जब हम किसी नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो दो तरह से हो सकता है। पहला है टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे तो एक टाइम के बाद, एक वक्त के बाद वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 0.2348, बस खत्म, यहाँ पे ये एंड हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया, जब टर्मिनेट हो गया तो क्या हम इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या जब अगर हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्या ये रैशनल नंबर हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आज हमें दूसरी डिफिनेशन पता चली रैशनल नंबर की। एक तो p अपॉन क्यू वाली फॉर्म की पता चली कि दोनों इंटीजर होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी ये पता चली कि रैशनल नंबर टर्मिनेट भी होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या पता चली कि रैशनल नंबर टर्मिनेट भी होने चाहिए। टर्मिनेट नहीं होंगे अगर तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अगर नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 0.4444 एंड सो ऑन चलता चला जा रहा है, मतलब इसमें रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, डिवीजन चलता ही चला जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ 0.4444 हो, वो 0.149856 कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। जब ऐसे हो जाएंगे 0.49856 तो मतलब इसमें ना कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है, ना कोई ऐसा नंबर है कि जिसके बाद से फिर से पैटर्न रिपीट होने लगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये नंबर होगा तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसको हम लोग फिर से एक ट्री के फॉर्म में बना के लिख देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये वाला केस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और दूसरा वाला क्या होगा? नॉन रिपीटिंग। जैसे इसका एग्जांपल क्या था? 0.4444, इसका था 0.333 एंड सो ऑन, 0.444 एंड सो ऑन। वैसे ही नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल क्या होगा? 0.149856 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जा रहा है, ये खत्म नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर इसमें भी 0 नहीं आएगा। तो अब एक और डेफिनेशन क्या पता चली रैशनल नंबर की, कि जो नंबर टर्मिनेट हो जाए उसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो रैशनल नंबर हो गया। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब उसमें रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा है लेकिन वो रिपीट कर रहा है खुद को, जैसे 0 पॉइंट के बाद 4 आया है तो 44444 ही आ रहा है। अगर 0.333 आ रही है तो 33333 आती चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर को भी हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये भी हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, ये भी हम लोग अभी देखेंगे। तो अगर इसको भी हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर हुआ, है ना। तो क्या हुआ कि ये और ये पोर्शन हमारा टोटली क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इन दोनों को कंबाइनली क्या कह सकते हैं हम लोग? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। और सिर्फ वो जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है उसको क्या कह देंगे? इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख सकते। तो अगर एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए जैसे कि रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, तो क्या ये सही आंसर? हाँ सही है। फिर पूछा जाए
कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो क्या ये आंसर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बिल्कुल ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने अभी देखा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल लेके इस थ्योरी को प्रूव कर लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने समझा कि क्या होगा रिपीटिंग, क्या होगा नॉन रिपीटिंग, क्या होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कोई भी डिवीजन, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं और उसमें रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, वो चलता चला जा रहा है डिवीजन अप टू इनफाइनाइट, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक एक करके इन सब का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ ये भी देखते हैं कि इन लोगों को, इन डेसिमल एक्सपेंशंस को P/Q के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। क्या देखते हैं कि इन डेसिमल एक्सपेंशंस को P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकता है। P/Q के फॉर्म में कैसे, किसको किसको लिख सकते हैं? सिर्फ दो हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, चलिए अब जैसे एक पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.15 इन P/Q फॉर्म। क्या क्वेश्चन आया? कन्वर्ट क्वेश्चन है ये, कन्वर्ट P/Q 0.15 इन P/Q फॉर्म। अब 0.15 है, इसके बाद डॉट 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 तो लगा नहीं है, इसका मतलब ये नंबर टर्मिनेट हो चुका है। जब टर्मिनेट हो चुका है तो फौरन हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ये रैशनल नंबर होगा। कैसे होगा? रैशनल नंबर होगा। अब इसको देखते हैं हम लोग। चलिए 0.15 हम लोग जानते हैं कि हर नंबर के नीचे, हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब उसको हम लोग लिखें चाहे ना लिखें, अब होता तो है। क्या? 0.15/1। तो अगर अब हम यहाँ से डेसिमल को रिमूव कर दें, डेसिमल को क्या करें? रिमूव कर दें, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 क्या नीचे नहीं लग जाते हैं? लग जाते हैं। तो क्या अब ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा है? जहाँ P की वैल्यू 15 है, Q की वैल्यू 100 है और Q नॉट इक्वल टू 0 बिल्कुल है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 520 तो यानी इसका आंसर क्या आया? 3/20। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग के पेपर में अक्सर आते हैं, चाहे आप हाफ ईयरली दें, क्वार्टरली दें, क्वार्टरली वाला क्वार्टरली नहीं, एग्ज़ाम वाला क्वार्टरली, और चाहे फाइनल दें। तो 0.15 हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। एक मेथड और है इसको सॉल्व करने का। क्या? कि हम 0.15 को हम मान लेते हैं कि x है और x की वैल्यू क्या है? 0.15 है। तो पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, अगर रिपीटिशन वाला केस है तो ये तो वो रिपीट हो रहे हैं, अगर टर्मिनेटिंग वाला है तो ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, 1 और 5। तो अगर 2 हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। कैसे? 100x = 15। अब इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों को, 1 को मल्टीप्लाई बाई 100 किया, ठीक। फिर ये क्या हो गया? x = 15/100। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 3/20। चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, बात एक ही है। मुझे उम्मीद है कि जो हम लोगों ने आज अभी तक इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट करना सीखा है वो आप जान गए होंगे, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ये आप सीख गए होंगे, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है ये आप लोग सीख गए होंगे। और एक हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। अब अगले क्लास में हम लोग इसकी डेप्थ में घुसेंगे कि और जो रिपीट कर रहे हैं नंबर उनको P/Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हम लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।